बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के पत्ते की 5th एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखिए बगैर शुरू करते हैं। सुर्ख सनोबर के ऊंचे दरख्तों के दरमियान हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। वहां हर सू घना जंगल था। ऊंचे दरख्तों के पत्ते सुनहरी धूप को मिट्टी तक पहुंचने नहीं देते थे। दोपहर के वक्त भी उधर ठंडी मीठी सी छाया थी। बहारें इसी छाया में इधर उधर भागती बबूल के सफेद फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में भर रही थी। आयशा गुल एक दरख्त तले जमीन पर बैठी सामने फैले कपड़े पे रखे बहुत से सुर्ख जंगली फूलों को धागे में परो रही थी। करीब ही एक कटा हुआ तना गिरा पड़ा था। जब बहुत से फूल जमा हो गए तो आयशा के पास आई। आयशा, सफेद फूलों से भरी टोकरी इस कपड़े पे एक तरफ उंडेलते हुए इसने पुकारा। इसने जवाबन कहते हुए हाथ से सफेद फूलों का ढेर नए फूलों से एक तरफ समेट दिया। सफीर तुमसे लड़ क्यों रहा था? वो खाली टोकरी रखकर इसके सामने आलती पालती मार के यूं बैठ गई कि अब दोनों के दरमियान फूलों वाला कपड़ा बिछा था। लड़ नहीं रहा था, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। मगर वो ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहा था? बहारें दोनों हथेलियों पर चेहरा गिराए उलझी उलझी से पूछ रही थी। गर्दन झुकाकर सुई फूल में डालती आयशा ने मुस्कुराकर सर झटका। जब इंसान दूसरे की बात नहीं समझना चाहता तो वो यूं ही ऊंचा ऊंचा बोलता है। तुम्हें पता है ना, इसके पेरेंट्स ने इसकी शादी इसकी पाकिस्तानी कजन से तय कर दी और वो इससे शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? इसकी मर्जी नहीं होगी। इसने सुई को फूल की दूसरी तरफ से निकालकर खींचा। धागा खींचता चला गया। फूलों की लड़ी लंबी होती जा रही थी। शादी मर्जी से ही होती है ना? हाँ। वह बहारे के सफेद फूलों के हाथ से इधर उधर टटोल रही थी। फिर जब मैं बड़ी होंगी तो मैं अब्दुर्रहमान से शादी करूंगी। फूलों का समेटता इसका हाथ रुका। इसने खफा सी निगाह बहारे पर डाली। बुरी बात बहारे गुल, अच्छी लड़कियां यूं हर बात नहीं कर लेती। मगर मैंने अब्दुर्रहमान को कह दिया था। वो एकदम ठटक कर रुक गई और बेयकीनी से इसे देखा। क्या कहा था तुमने इसे? यही कि जब मैं बड़ी होंगी तो क्या वो मुझसे शादी करेगा? तो उसने क्या कहा? उसने कहा, तुम्हें ऐसी बातें किसने सिखाई हैं? फिर वो सांस रोके सुन रही थी। मैंने कहा, आयशा गुल ने रवानी से बोलती बहारे यकलक अटकी। क्या? वो शर्मदर रह गई। तुमने इससे झूठ बोला? तुमने वादा किया था कि अब तुम झूठ नहीं बोलोगी। खुदाया, वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में? इसने तासुब से माथे को छुआ। बहारे ने लापरवाही से शाने उचकाए। मगर इसे पता चल गया था। इसने कहा, आयशा गुल अच्छी लड़की है और मुझे पता है इसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। इसकी बात पर आयशा के तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। एक बेख्तियार सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पे बिखर गई। वो हौले से सर झटक कर फूल उठाने लगी। मगर तुमने झूठ नहीं छोड़ा ना? वादा अब नहीं बोलूंगा। हर दफा अल्लाह से वादा करती हो और हर दफा तुम्हें एक और मौका दे देता है, मगर तुम फिर वादा तोड़ देती हो। इतनी दफा वादा तोड़ोगी तो वो तुम्हारे वादों का एतबार करना छोड़ देगा। आइंदा मैं सच बोलूंगी, अब की बार मजबूत वाला वादा। चलो ठीक है, वो मुस्कुरा दी। अब तुमने हमेशा सच बोलना है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोलता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसे खुद अपने सच का भी एतबार नहीं रहता। सीगुल का गौल फड़फड़ाता हुआ इनके ऊपर से गुजरा। आयशा ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। वो परिंदे यकीनन पूरे बब्बू कदा का चक्कर काटकर अब समंदर की तरफ महवे परवास थे। आयशा गुल, चंद लम्हे इन परिंदों की पंख की मानिंद उड़कर बादलों में गुम हो गए तो बहारे ने पुकारा। बोलो। वो गर्दन झुकाए अपनी लड़ी में अब सुर्ख फूलों के आगे सफेद फूल परो रही थी। तुम तो हमेशा सच बोलती हो ना, एक बात बताओगी? बहारे जरा डरते डरते कह रही थी। पूछो। अब्दुल्ला की बहन किसी को कह रही थी कि बबो कदा की पुलिस बहुत बुरी है। वो अब्दुर्रहमान पाशा को कुछ नहीं कहती और ये कि वो जजीरे का सबसे बड़ा आदमी है। आयशा, क्या अब्दुर्रहमान वाकई बुरा आदमी है? वो रुक रुक कर तजब्जुब से पूछ रही थी। आयशा सांस रोके इसे देख रही थी। बहारे खामोश हुई तो इसने जरा खफगी से सर झटका। नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है।
अब्दुल्ला की बहन को क्या पता? और तुमने किससे जाकर अब्दुर्रहमान के बारे में कोई बात नहीं करनी? तुम्हें अपना वादा याद है ना? बहारे ने गर्दन इस बात में हिला दी। मुझे याद है। आयशा धागा दान से तोड़कर लड़ी के दोनों सिरों की आपस में गिरा लगाने लगी। इसके चेहरे पे वाज़ेह उदासी बिखरी थी। नेक्स्ट बात, वो सैर पैर में खदीजा के घर से वापस आई थी। कुछ देर कमरे में लेटी रही। सर दर्द से फटा जा रहा था, बुखार भी हो रहा था और नींद थी कि आ ही नहीं रही थी। बंद कमरे में घुटन होने लगी तो वह घबरा कर उठी और खिड़कियों के पर्दे दोनों हाथों से हटाए। सामने लॉन में कुर्सियों पर अब्बा और अम्मा के साथ आया फुरकान और सायमा ताई चाय पीते नजर आ रहे थे। मेज पर स्नैक्स और दीगर लवाजमात रखे थे और वो लोग बातों में मगन थे। सायमा ताई बहुत सलीके से सर पर दुपट्टा जमाए फातिमा की तरफ चेहरा किए कुछ कह नहीं थी। फातिमा ताया फुरकान के सामने सर पर दुपट्टा ले लेती थी जो पीछे कैचर तक ढलक जाता था। इनकी आंखें हया जैसी थी। वो लोग कहते थे कि 20 साल बाद हया ऐसी ही होगी और अब वो सोचती थी कि पता नहीं 20 साल बाद वो होगी भी या नहीं। वो शावर लेकर सादा सफेद ट्राउजर पर टखनों को छूती सफेद लंबी कमीज पहने हमरंग दुपट्टा सर पे लिए बाहर आई। पहले असर की नमाज पढ़ी कि नमाजें इन 3 दिनों में वो तकरीबन सारी पढ़ रही थी। खदीजा के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं करके वो उठी और फिर दुपट्टा शानों पे फैलाए बालों को खुला छोड़े किचन की तरफ आ गई। फातिमा फ्रिज से कुछ निकाल रही थी। इसे आता देखा तो फ्रिज का दरवाजा बंद करके मुस्कुराती हुई इसकी तरफ आई। शानों तक आते बालों को कैचर में बांधे वो आम हुलिये में भी बहुत जाजिम नजर लगती थी। मेरा बेटा उठ गया? उन्होंने इसे गले लगाया फिर माथा चूमा। जी, वो मुस्कुराना चाहती थी मगर आंखें भीग गई। बस सब्र करो, अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। सब्र इतना आसान होता तो कोई दूसरे को करने को ना कहता अम्मा, हर शख्स खुद ही कर लेता, मगर मैं कोशिश करूंगी। गुड, अच्छा बाहर आ जाओ, ताया ताई मिलने आए हैं। मुझसे? हाँ, और जहान से भी। ओ हाँ, किधर है वो? इसे याद आया कि वो भी साथ आया था। बस खाना खाकर सो गया था, जाहिर है थका हुआ था। अभी मैंने देखा तो उठ चुका था, कह रहा था कि बस आ रहा हूँ। वैसे सबीन का बेटा जरा, वो कहते हुए जिसकी जरा प्राउड सा है नहीं, वो शुरू में यूं ही रिजर्व सा रहता है और बाद में, हया ने गहरी सांस ली, बाद में ऐसा रहता है, शुरू और बाद के दरमियान कभी कभी नॉर्मल हो जाता है। वो बाहर आई तो इसे देखकर ताया फुरकान मुस्कुराए। वो झुककर इन दोनों से मिली। इतने अरसे बाद मिला हूँ अपनी बेटी से और वो भी ऐसे मौके पर। तुम्हारी दोस्त का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह इसकी मगफिरत करे, आमीन। वो सर के इस बात के साथ आगे वसूल करती कुर्सी खींचकर बैठ गई। हुआ क्या था इससे? सायमा ताई ने राहे हमदर्दी पूछा। ब्रेन हैमरेज। चंद लम्हे के लिए मलाल ज़्यादा खामोशी छा गई, जैसे बरामदे का दरवाजा खुलने की आवाज ने चीरा। वहां से फातिमा बाहर आई थी और इनके अकब में जहान भी था। इसने स्याह ट्राउजर जिसके दोनों पहलुओं पे लंबी सफेद दाढ़ी थी के ऊपर आधे बाजुओं वाली सुरमई टी शर्ट पहन रखी थी। आंखें खुमार आलूद थी, जैसे अभी सोकर उठा। वो चेहरा और सामने के बाल गीले थे। वो शायद पानी के छींटे मारकर तौलिए से मुंह खुश्क किए बगैर ही बाहर आ गया था। इसे आते देखकर सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। वो लॉन के दहाने पे पहुंचा तो लम्हे भर के लिए जरा तजव्वुज से घास को देखा, फिर एक निगाह सामने बैठे अफराद के कदमों पे डाली जो जूतों में मुकीद, फिर जरा झुककर घास पे चलता हुआ इन तक आया। हया जानती थी कि वो क्यों झुका है। तुर्की में घास पर जूतों से चलना सख्त मायूब समझा जाता था और मौका मिलने पे वो और डीजे अपने दिली तस्कीन के लिए घास पे जरूर जूतों से चलकर देखती थी। शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो देखी हमने। इससे मिलकर रस्मी अंदाज में सबका हाल अहवाल पूछकर ताया फुरकान ने घनी मूंछों तले मुस्कुराते हुए कहा था, थैंक्स। और रस्मन कभी नहीं मुस्कुराया और इसी सर्द अंदाज में कहता हया के मुकाबिल कुर्सी खींचकर बैठा। वो यहाँ आने पर कतन राजी ना था, वो जानती थी। सबीन ने तो गोया कसम खा रखी कि हमें अपने बेटे की शक्ल नहीं देखने देगी। इसे कैसे ख्याल आया तुम्हें भेजने का? इसके लिए दिए से अंदाज का असर था कि ताया फुरकान के मुस्कुराते लहजे के पीछे जरा सी चुभन दर आई। मम्मी
मम्मी को अपनी भतीजी को अकेले भेजना ऑकवर्ड लग रहा था, सो मुझे आना पड़ा। बगैर किसी लगी लिपटी के इसने कह डाला। मंगेतर मंकूहा के अल्फाज तो दूर की बात, इसने तो मेरी कजन तक नहीं कहा था, गोया रिश्तों की हदूद वाज़े की। सुलेमान साहब के माथे पर जरा सी शिकन उभर आई और सायमा ताई के लबों को एक मायने खेज मुस्कुराहट ने छू लिया। हया बिल्कुल लाताल्लुक सी लॉन की क्यारियों में आगे फूलों को देखने लगी। वो और डीजे हमेशा टाक्सम पार्क से फूल चुराने की कोशिश करते थे, मगर पार्क का केयर टेकर इन पर बड़ी सख्त निगाह रखता था। और तुम्हारी मम्मी कब आएंगी? सुलेमान साहब ने चाय का घूंट भरते हुए पूछा। मम्मी की भतीजी और तुम्हारी मम्मी। इसके घर के मर्द आज बहुत तोल तोल कर अल्फाज अदा कर रहे थे। कुछ कह नहीं सकता, इसने शाने उचका दिए। जिहान, जूस लोगे या चाय या फिर कॉफी? फातिमा ने चाय के खाली ट्रे में रखते हुए इसको मुखातिब किया। वो मर्दों की बनिस्बत इनको दामाद वाला प्रोटोकॉल दे रही थी। बस एपिटी बहुत है, इसने रवानी में कह दिया, मगर फातिमा की आंखों में उभरती नासमझी देखकर लम्हे भर को मुतज़ब्ज़ब हुआ, फिर फौरन तस्दीक की। बस चाय। फातिमा ने मुस्कुराकर सर हिलाया और ट्रे उठाए अंदर की तरफ बढ़ गई। तो बेटा आपकी स्टडीज कंप्लीट हो गई? सायमा ताई अब बहुत मीठे लहजे में पूछ रही थी। वो हर किसी के लिए इतनी मीठी नहीं होती थी। कुछ था जो इसे चौंका गया। जी अब तो काफी अरसा हो गया। फिर क्या कर रहे हो आप? मेरा इस्तकलाल स्ट्रीट पे एक रेस्टोरेंट है, वही देखता हूँ। जवाबन सायमा ताई जरा हैरान हुई। अलबत्ता ताया फुरकान ने मताना से सर हिलाते अपने तासुरात छुपा लिए। वो जानती थी कि वो लोग इस्तकलाल स्ट्रीट की कीमती जमीन की अहमियत को नहीं समझते, इसलिए मुतासिर नहीं हुआ और गो के वो अपनी लाताल्लुकी तोड़ना नहीं चाहती थी, फिर भी धीरे से बोली थी। इस्तकलाल स्ट्रीट पर एक रेस्टोरेंट का मतलब है लाहौर के MM आलम रोड पर 2 रेस्टोरेंट। वो कहकर क्यारियों को देखने लगी। ओह अच्छा, गुड। इनके तासुरात फौरन ही बदले थे। वालिद साहब की तबीयत कैसी है अब? जी ठीक है, वो मुख्तसर जवाब दे रहा था। तभी फातिमा इसकी चाय का मग ट्रे में लिए चली आई। कुछ लो बेटा, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। जी मैं लेता हूँ। इसने मग उठा लिया मगर किसी शय को छुआ तक नहीं। ताया फुरकान और सायमा ताई इधर उधर की छोटी छोटी बातें करके जल्दी उठकर चले गए। अलबत्ता जाते वक्त जहां के लिए दिए जाने वाले आज रात के डिनर पर सबको मदऊ करके गए। तुम्हारी छुट्टी कब तक है फिर? इसके जाने के बाद सुलेमान साहब जहान से पूछने लगे। बस यही 4 दिन। फिर तुम अपनी फ्लाइट बुक करवाना, तो हया की मत करवाना, वो वापस नहीं जाएगी। हया ने चौंक कर अब्बा को देखा। ओके। जहान ने एक सरसरी नजर इस पर डालते हुए शाने उचका दिए। मगर अब्बा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। वो एकदम बहुत परेशान हो गई थी। मैं तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र छोड़ दो। अब मेरा मजीद हौसला नहीं है तुम्हें बाहर भेजने का। इस बच्ची का जनाजा भुगताया है मैंने। इतनी दूर अकेली बच्चियां भेजना कहाँ की अक्लमंदी है? कल को कुछ हुआ तो? मगर अब्बा, उसके ब्रेन में अंदर बहुत पहले से। हया, जो मैंने कहा है वो तुमने सुन लिया? इनका अंदाज इतना दो टोक और सख्त था कि इसने सर झुका दिया। जी अब्बा। जहां नाताल्लुक सा बैठा चाय के घूंट भर रहा था। इन दोनों ने एक दफा भी निगाहें नहीं मिलाई, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट बार। ताया फुरकान के पोर्च की बत्तियां रात की तारीकी में जगमगा रही थीं और वो और जहान फातिमा के हमरा चलते हुए बरामदे के दरवाजे तक आए। सुलेमान साहब का कोई ऑफिशियल डिनर था तो उन्होंने माजरत कर ली। दरवाजे के करीब जहान रुका और झुककर बुक का तस्मा खोलने लगा। फातिमा ने रुककर अचंभे से इसे देखा। पाकिस्तान में जूते पहनकर घर में दाखिल होते हैं। वो इतनी कबीदा खातिर और बेजार थी कि जहां से मुखातिब होने का दिल नहीं चाह रहा था, फिर भी क्या हुआ? ओह सॉरी। वो जरा चौंका, फिर जल्दी से चश्मे की गिराह लगाकर सीधा हुआ। ये वो पहली बाज़ाब्ता गुफ्तगू थी जो पाकिस्तान आकर इन दोनों के दरमियान हुई थी। तुर्की में जूते घर के बाहर उतारते हैं, इसलिए वो रुका था। इसने उलझी से खड़ी फातिमा के करीब सरगोशी करके वजह बताई। फातिमा ने समझकर ओ कहा और आगे बढ़ गई। डाइनिंग हॉल में बहुत पुरतकल्लुफ सा खाना सजा था। सायमा ताई ने खूब एहतमाम कर रखा था। जहान बहुत मुख्तसर गुफ्तगू कर रहा था। कोई कुछ पूछता तो जवाब देता और फिर खामोशी से खाना खाने लगता। इरम, सोनिया भाभी और दावर भाई के इस तरफ बैठी थी।
फरूख की कॉल थी तो वो अस्पताल में था। इरम हया से जरा रुखाई से मिली थी। इसका खिंचा खिंचा और खामोश सा अंदाज हया को सारी वजह समझा गया था। उस रात वो यकीनन पकड़ी गई थी, मगर हया ने इसे नहीं बचाया था। ताया के सामने इसका पोल खुल गया था, इसलिए वो हया को इस सब का जिम्मेदार समझती थी, मगर इसने असर नहीं लिया। वो डीजे का सदमा इतना गहरा लिए हुए थी कि इसे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दावर भाई और ताया फुरकान जहां से तुर्की के मुतालिक छोटी छोटी बातें यूं ही बरसबील तस्करा पूछ रहे थे और वो नपे तले जवाब दे रहा था। कभी तुर्की आए तो तुम्हारी तरफ जरूर आएंगे। दावर भाई ने सोनिया की तरफ अब्रों से इशारा करते हुए कहा। सोनिया मुस्कुराई। ताई ने फौरन दावर भाई को देखा। मेरा मतलब है हम सब। दावर भाई ने जल्दी से तस्दीक की। सोनिया ने सर झुका दिया। श्योर। जहान ने अचानक झुकाए। जैसे आप आए या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। आगे का क्या इरादा है तुम्हारा? खाना दरमियान में था जब ताया फुरकान ने बहुत सरसरी से अंदाज में कहते हुए गोया पहला पत्ता फेंका। हया ने जरा चौंक कर इन्हें देखा और फिर फातिमा को, जो हया की तरफ ही चौंकी थी। हया की तरह ही चौंकी थी। जो बात इन दो माह में वो खुद और इतने अरसे से इनके माँ बाप सबीन फुप्पो या जहान से नहीं पूछ सके थे, वो ताया फुरकान ने बड़े आराम से पूछ ली थी। कुछ सरमाया जमा हुआ तो जवाहिर मॉल में एक रेस्टोरेंट खोल लूंगा। चमचे और कांटे से चावल प्लेट से उठाते हुए इसने जवाब दिया। तुम दावर से साल भर ही छोटे हो। इसने इस बात में सर हिलाया। भाई दावर मियाँ तो अब मजीद इस्टेब्लिश होने के हक में बिल्कुल नहीं, और साहबजादे का ये ख्याल ये था कि इस उम्र में फैमिली शुरू कर देनी चाहिए, सो हमने इसकी शादी कर दी। तुम्हारा क्या ख्याल है? ताया फुरकान चावलों की प्लेटों में रायता डालते हुए पूछ रहे थे। हया के हलक में नवाला फंसने लगा। इसने सर झुकाकर इसका झुका सर मजीद झुक गया। जहां ने जरा से कंधे झुकाए। दावर के पास इसके वालिद का एस्टैब्लिश बिजनेस था, इस पॉइंट पे शादी अफोर्ड कर सकता था। इसने सलाद की प्लेट से खीरे का एक टुकड़ा अपनी प्लेट में रखते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। काम तो खैर तुम्हारा भी एस्टैब्लिश्ड हो गया है। मेरे ऊपर अभी काफी कर्ज है, वो जरा हल्का हो जाए तो ही कुछ सोचूंगा। हया ने गर्दन मजीद झुका ली। क्या था कि अगर वो अपनी लैंड लेडी के कर्जे का जिक्र ना करता, कुछ भरम तो रहने देता। ये भी ठीक है। इंसान उसी वक्त ही शादी करे जब वो इस जिम्मेदारी को निभा सके। जिम्मेदारी निभाना भी मुश्किल काम होता है। हाँ, अगर वालिदैन साथ दें तो ये काम मुश्किल आसान हो जाती है, मगर यहाँ पाकिस्तान में तो अब अक्सर शादियों पे वालिदैन नाखुश होते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे इनकी पसंद की अहमियत नहीं देते और अपनी मर्जी करते हैं। उनके तय करदा रिश्तों को रिजेक्ट कर देते हैं। ये तो मेरे बच्चे हैं कि जो माँ बाप ने कहा उस पर राजी हो गए, वरना तो। उन्होंने माशरे पे एक तबसरा करते हुए तासुब से सर झटका। सोनिया भाभी ने बेचैनी से पहलू बदला। फातिमा की पेशानी पे नागवारी शिकने उभर आई थी, मगर वो कुछ कह नहीं सकी। ताया बड़े थे, इनके सामने कोई नहीं बोल सकता था। ये डिपेंड करता है। जहां ने कोल्ड ड्रिंक के ग्लास से छोटा सा घूंट लेते हुए कहा। मेरा ख्याल है माँ बाप अगर अपनी मर्जी मुसल्लत ना करें तो कुछ चीजें ठीक रहती हैं। साइमा ताई की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। फातिमा के चेहरे पर एक तारीख साया लहराया और हया की गर्दन मजीद झुक गई। बहर भरे पंडाल में गोया इनकी बेइज्जती कर दी गई थी। ये भी ठीक है। ताया फुरकान ने सर हिलाकर तायद की। तुम्हारी वापसी कब है? जवाब मिल गया था, सो बात बदल गई। सोमवार की सुबह की फ्लाइट है। हया तो नहीं जा रही है ना? वैसे मेरा भाई मेरी तरह बुज़दिल नहीं है, बल्कि काफी बहादुर है। मेरी बेटी ने भी आकर इसी स्कॉलरशिप का कहा था, मगर मैंने इसकी माँ से कहा इसे समझाओ, अकेली लड़की जब दूसरे मुल्क यूं तनहा जाती है तो पूरा खानदान उंगलियां उठाता है। भाई बच्ची जितनी एहतियात करे, लोग तो बातें बनाते हैं कि को एजुकेशन में पता नहीं कैसे रहती है। वहाँ अकेले बाहर आना जाना, किसी से मिलती है किससे नहीं, फिर कोई ऊंच नीच हो जाए तो माँ बाप तो हो गए बदनाम। खैर, वैसे तुर्की तो अच्छा मुसलमान मुल्क है और तुम्हारी फैमिली साथ थी तो हमें अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्री रहती थी। उन्होंने कहते हुए मुस्कुराकर हया को देखा, जो खामोशी से प्लेट में धरे चावलों कांटे से इधर उधर कर रही थी। वो खा नहीं रही थी, किसी ने महसूस नहीं किया। हया, तुमने शादी के कपड़े बनवा लिए? सामा दाई ने गुफ्तगू का रुख इसकी तरफ मोड़ा। इसने जरा सी नफी में गर्दन हिलाई। अभी देखूंगी।
इसे इल्म नहीं था कि अम्मा ने कपड़े बनवाए या नहीं। चलो तुम रेडीमेड भी ले सकती हो, आसानी हो जाएगी। सारा मसला मेरी इरम का होता है, दुपट्टा शिफॉन का ना हो, पतला दुपट्टा सर पे नहीं टिकता, आस्तीन बारीक ना हो, और फिर जो अच्छा जोड़ा लगता है इसकी आस्तीन ही गायब होती है। तुम्हारी तो खैर है, तुम सब कुछ ही पहन लेती हो। सारी मुसीबत तो मेरी आई रहती है, बार बार दर्जी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बात खत्म करके उन्होंने एक नजर जहां पर डाली। वो टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। बस क्यों कर दी बेटा, और लो ना, खाना ठीक लगा तुम्हें? जी मामी, खाना तो बहुत अच्छा था, बस जरा मिर्च ज्यादा थी। वो पहली दफा कदरे मुस्कुरा कर बोला। जहां ताई की मुस्कान फीकी हुई, वहां सोनिया भाभी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा झुका दिया। नेक्स्ट पार्ट। रात देर तक जागने के बायस वो सुबह दिन चढ़े तक सोती रही, और आंख खुली भी तो मोबाइल की आवाज से। इसने मंदी मंदी सी आंखें खोली और साइड टेबल पर रखा अपना पाकिस्तान मोबाइल उठाया कर देखा। वहां प्राइवेट नंबर कॉलिंग जलता बुझता दिखाई दे रहा था। उफ, ये फिर पीछे पड़ गया, और इसे पता था कि जब तक उठाएगी नहीं वो कॉल करता रहेगा। हेलो। इसने कोहनियों के बल उठते हुए फोन कान से लगाया। वेलकम बैक, कैसी हैं आप? वही धीमा खूबसूरत गंभीर लहजा इसकी पेशानी पे बल पड़े। क्यों फोन किया है आपने? आपकी दोस्त का सुना था, बहुत अफसोस हुआ। आइंदा आपको कभी अफसोस या खुशी हो, मुझे फोन मत कीजिएगा। आप इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं? आप अगले बंदे को पूरी बात क्यों नहीं सुनती? मुझे कहने तो दें जो मैं कहना चाहता हूँ। इसे जैसा गुस्सा आया था। देखें, मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं, मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसके बेटे हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपका मेरे खानदान से क्या इशू है। मगर बात जो भी है, इसका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। आप आइंदा फोन करेंगे तो मैं नहीं उठाऊंगी। खुदा हाफिज। इसने जोर से बटन दबाकर फोन बंद किया और तकिए पे उछाल दिया। पता नहीं कौन सा गुनाह था इसका जो वो इस शख्स के पीछे पड़ गया और अपने साथ बहुत से मसले इसके पीछे लगा दिए। शाम में फातिमा के बेहद इसरार और फिर नाराज होने की धमकी के बाद हया वो कामदार अनारकली फ्रॉक पहनने पर राजी हुई जो रंग के फर्क के साथ तमाम लड़कियों ने मेहंदी के लिए बनवाए थे। इसका कतन तैयार होने का दिल नहीं चाह रहा था, मगर फातिमा ने इसकी एक नहीं सुनी। जो हो चुका है हम उसे बदल तो नहीं सकते, फिर लोगों को खुद पे तमस्कुर करने का मौका क्यों दे। फ्रेश होकर जाओ, वरना तुम्हारी ताई कोई ना कोई किस्सा बना देंगी। लंबा अनारकली फ्रॉक गहरे सब्ज रंग का था और इस पर दबके का सिल्वर काम था। साथ में सोनिया भाभी ने इसको अपना सब्ज और सिल्वर परांदा बांध दिया था कि सब लड़कियां परांदे पहन रही हैं। सिल्वर टीका भी सोनिया ही ने पेशानी पे सजाया, मगर किसी भी किस्म के श्रृंगार के लिए वो कतन राजी ना थे। अच्छा, काजल तो डाल लो। सोनिया इसके साथ सीढ़ियों के ऊपर खड़ी से काजल थमाना चाह रही थी, मगर इसने चेहरा पीछे कर लिया और वो इस वक्त आया फुरकान के घर में थी। सीढ़ियों के नीचे लॉन्च, हर तरफ रिश्तेदारों की चहल पहल थी। मैविश और सारिश की छोटी बहन सना कैमरा लिए इधर उधर भाग रही थी। इसका फ्रॉक सूट कलर का था, सोनिया का अपनी बरी का था, हल्का गुलाबी। नहीं, रहने दें भाभी। इसने बददिली से चेहरा पीछे हटाया। चांदी के गोल टीके ने धुले धुलाए चेहरे को सजा दिया था। सोनिया तासुब से सर झटक कर गोया इस पे मातम करती सीढ़ियां उतर गई। इसने एक आखिरी निगाह दीवार पर आवेजा आईने पे डाली, कामदार सब्ज दुपट्टा कंधे पे डाला और दूसरा पल्लू बाएं बाजू से आगे को निकाल लिया और पलटकर सीढ़ियां उतरने लगी। तभी इसने जहान को देखा। वो सबसे लाताल्लुक अपने मोबाइल में कुछ पढ़ता सामने से चला आ रहा था। फातिमा इसके लिए 2-3 कुर्ते ले आई थी और इस वक्त इसने इनमें से एक स्याह वाला कुर्ता जेबतन कर रखा था, जिससे गले पे सुनहरे धागे का काम था। आस्तीन कोनियों तक मोड़े वो शायद कोई मैसेज लिख रहा था। वो सहज कर बारीक हील से जीने उतरने लगे। टैक्सों वाला वाकया इसे नहीं भूलता था। वो आखिरी सीढ़ी पे थी जब जहान ने सर उठाया कि एक लम्हे के लिए रुककर इसे देखा, फिर इसकी तरफ आया। हया वो आखिरी जीने पर एक हाथ रीलिंग पर रखे ठहर सी गई। मैंने सोमवार की फ्लाइट बुक करवाई है, तुम्हारी बुक तो नहीं करवानी ना? तुम वापस नहीं जा रही, राइट? लाताल्लुकी से अंदाज में वो महज काम की बात पूछ रहा था। इसके गले में आंसुओं का गोला अटकने लगा। नहीं, मैं वापस नहीं जा रही। अब्बा एक दफा फैसला कर लें तो फिर वो इसे नहीं बदलते। वो आखिरी जीना उतर कर इससे चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। ओके,
वो शाने उचकाते हुए पलटने ही लगा था कि सना उसी पल कैमरा लिए इनके सामने आई। 1 मिनट जहान भाई, यहीं खड़े रहे, मैं आप दोनों की पिक्चर ले लूं, खुशदिली से कहते हुए इसने कैमरा अपने चेहरे के सामने किया। जहान ने जरा चौंक कर साथ खड़ी हया को देखा और फिर कदरे नागवारी से वो चंद कदम आगे को आया। सना जो फोकस कर रही थी ने जरा हैरान होकर कैमरा चेहरे से नीचे किया। किसी की पिक्चर बनाने से पहले इससे पूछ लेना चाहिए, लब भींचे जरा दृष्टि से कहकर वो आगे बढ़ गया। सना का रंग मांग पड़ गया। इसका कैमरे वाला हाथ ढीला होकर पहलू में आ गिरा। इसने पलट कर राहदारी की सिम देखा जहां वो जाता दिखाई दे रहा था, फिर दबे दबे गुस्से से सर झटका। मेरी तौबा, जो कभी इनकी तस्वीर बनाऊं या इनसे बात भी करूं। वो खपड़ी से बड़बड़ाते हुए आगे चले गए। हया ने उंगली की नोक से आंख का भीगा गोशा साफ किया और सर को खफीफ सी जुम्बिश देकर आगे बढ़ गई। इसके पास रोने के लिए बहुत से गम थे। मेहंदी का फंक्शन जाहिर चचा के लॉन में ही मुनक्किद किया था। लॉन काफी खुला और वसी था, सो कनातों से सिर्फ ऊपर की छत बनाई गई थी। बाहरी एतराफ खुली रखी गई थी, बाकी एतराफ खुली रखी गई थी, जहां हर सू दीवारों पर लड़ियों की सूरत बत्तियां जगमगा रही थी। स्टेज पर रखे लकड़ी के झूले को गेंदे के फूल से आरास्ता किया गया और महविश इस पे किसी मलका की शान से बैठी थी। इसका अनारकली फ्रॉक बाकी लड़कियों के बरस दुगना था, सुर्ख और जर्द। इन्हीं 2 रंगों का परांदा आगे कंधे पे डाले, दुपट्टा सर पे टिकाए, वो मुस्कुराकर बहुत एतमाद तरीके से सबसे बातें कर रही थी। इस एतमाद पे गरूर की झलक भी थी। वो खूबसूरत नहीं थी, मगर खूब सारा पैसा अपनी तराश फराश पे लुटाने के बाद अब बेहद पुरकशिश लग रही थी। पहलू में बैठा इसका मामूजाद अफान आम सी शक्ल का कैनेडियन नेशनल था, मगर सुनने में आया था कि ताजा ताजा बेहद अमीर हुआ था। अभी ये कहानी हया ने पूरी नहीं सुनी थी। इरम भी वहीं थी। इसका अनारकली फ्रॉक हल्का फिरोजी था और कभी वो दुपट्टा गर्दन पे डाल लेती तो कभी सर पे कर लेती कि खवातीन और मर्दों का एक ही जगह इंतजाम था और ताया फुरकान भी आस पास ही थे। जाहिर चचा रोशन ख्याल थे तो महविश के मामों का खानदान भी आजाद ख्याल था। सो मेहंदी का फंक्शन मुश्तरका रखा गया था। अलबत्ता इनके खानदान के लड़के और मर्द जरा अलग थलग चंद मेजों पे बराजमान थे ताकि बराए नाम ही सही मगर पार्टीशन हो जाए। ताया फुरकान और सुलेमान साहब सब वहीं थे। वो इसी तरह बैठी बरामदा आगे को डाले गैर दिलचस्पी से सब कुछ देख रही थी। इसने एक सरसरी निगाह में गर्दोपेश का जायजा लेकर जहान को ढूंढना चाहा था और वो इसे नजर आ भी गया था। दूर मर्दों की तरफ ताया फुरकान और सुलेमान साहब के साथ कुर्सी पे बैठा आस्तीन आदतन कोनियों तक मोड़े वो खालिस्तन ला ताल्लुक सा बैठा, यकीनन वो जी भर के बोर हो रहा था। वो तलखी से सर झटक कर वापस स्टेज को देखने लगी जहां फातिमा महविश को मिठाई खिला रही थी। साथ ही इसकी जुबा बहन सारिश भी बैठी मुस्कुराकर कैमरे को देखती तस्वीरें बनवा रही थी। इसका अनारकली फ्रॉक पिस्तई कलर का था। दोनों बहनों की शक्ल और सूरत समेत सब मुख्तलिफ था, मगर बदले बदले पे ये मगरूर अंदाज यकसा था। सना चूंकि छोटी थी, ये फितरतन मुख्तलिफ थी, सो इसने ये असर कबूल नहीं किया था। अब ऐसा भी क्या हुआ था कि वो दोनों इतनी अकड़ कर फिर रही थी। किससे पूछा इसके अंदर फितरी तजस्सुस जन्म लेने लगा। हया, इधर बैठी हो। इरम अपना फिरोजी कामदार दुपट्टा सर पे ठीक से जमाते हुए इसके साथ कुर्सी पे आ बैठी। कल की निस्बत इसका रवैया कदरे दोस्ताना था। हाँ, तुम सुनाओ, थक गई हो? वो भी जवाब में नरमी से बोली। हाँ, बस थोड़ी बहुत। अच्छा, वो लहजा जरा सरसरी बनाकर वो बोली, फोन फारिग होगा तुम्हारा? मुझे जरा फिजा को कॉल करनी थी, कुछ नोट्स का कहना था। मेरा फोन खराब है आजकल। हया ने गहरी सांस अंदर खींचकर खारिज की तो इरम से इसका फोन भी ले लिया गया। हाँ, फोन फारिग है, जब चाहे ले लो, मगर क्रेडिट खत्म है। जब से आई हूँ डलवाया ही नहीं। दोपहर से जफर को ढूंढ रही थी कि वो मिले तो इसको भेजकर कार्ड मंगवा लूं। इसने ताया फुरकान के कल वक्ती कुक का नाम लिया। गो के ये सच नहीं था और क्रेडिट इसने सुबह ही डलवाया था, मगर वो इरम को फोन नहीं देना चाहती थी। अच्छा, इरम के चेहरे पे वाज़े मायूसी फैली थी। अम्मा का फोन फारिग होगा, ले आऊं? वो उठने लगी तो इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक इरम ने जल्दी से इसका हाथ पकड़कर रोक दिया। रहने दो, मैं बाद में अब्बा से ले लूंगी। मेरा फोन रिपेयरिंग के लिए ना गया होता तो। खैर, तुम सुनाओ, तुर्की में सब ठीक था? वो बात का रुख पलट गई। बस वहां की तो अब दुनिया ही बदल गई, मगर इसे छोड़ो। ये बताओ, महविश सारिश के अंदाज इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं?
इसने फरांदे को हाथ से पीछे कमर पर डालते हुए हैरत का इजहार किया। आखिर दोनों कजन्स थी और कभी बहुत अच्छी दोस्तें भी हुआ करती थी। दिमाग खराब हो गया है इन दोनों का, इरम सरगोशी में कहते हुए जरा करीब खिसक गए। ये जो अफान साहब है ना, जिनको मैं अपना ड्राइवर भी ना रखूं, इन्होंने कनाडा में किसी रियलिटी टीवी शो में हिस्सा लेकर $1.5 मिलियन जीते और इन सब की जून ही बदल गई। सुना है दोनों हनीमून पे यूरोप के टूर पे जा रहे हैं। इरम के लहजे में ना हसद था ना रश्क, बस वो उकताई हुई लग रही थी। तभी कहूं, इसने इस्तेज़ाइया सर झटका। इरम कुछ देर मजीद बैठी, फिर उठकर चली गई। हया को अगर किसी ने स्टेज की तरफ बुलाया तो भी वो नहीं गई और इसरार भी किसी ने नहीं किया। इसके सदमे से सब वाकिफ थे, मगर इसकी दोस्त के गम में किसी ने अपना काम नहीं छोड़ा था और वो किसी से ऐसी तवक्का कर भी नहीं रही थी। फिर भी दिल पे एक बोझ सा था। कितनी बेहिस थी ये दुनिया, कैसे लम्हों में लोग खत्म हो जाते हैं और यहाँ किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। सब काम जारी और सारी रहते हैं और एकदम से बिजली गायब हो गई, सारी बत्तियां गुल हो गई, हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा गया। सिर्फ कैमरामैन के कैमरों की फ्लैश लाइट्स की रोशनी रह गई। फिर मायूसी, गुस्सा भरी मजमहल सी आवाजें बुलंद हुई। मोबाइल की टॉर्च ऑन हुई। किसी ने भागकर बरामदे की यूपीएस की ट्यूबलाइट जलाई तो मध्यम सफेद रोशनी बरामदे में फैलाई। रजा, फरूख और दावर वगैरह को इनकी माओ ने आवाजें दी। जनरेटर ऑटोमेटिक था, फिर क्यों नहीं चला? कोई तो जनरेटर चला दे। हर तरफ उकताहट भरी आवाजें सुनाई देने लगी। लड़के भागकर बरामदे में आए और फरूख ने जल्दी से आगे बढ़कर जनरेटर चलाने की कोशिश की, मगर इसका इंजन मुर्दा पड़ा। अच्छे भले फंक्शन में बदमज़गी सी हो गई। हर तरफ बेचैनी और इस्तराब बढ़ता गया। हर मेज पर एक टिमटिमाती मोबाइल की टॉर्च जगमगा रही थी। पता नहीं अब्बा, नहीं चल रहा। दावर भाई ने भी दो चार दफा कोशिश की, मगर बेसुध। वो हाथ जोड़कर मायूसी से कहते हुए खड़े हुए। अब्बा और ताया फुरकान भी बरामदे के सतूनों के पास आन खड़े हुए थे। हया की मेज चूंकि बरामदे से बहुत करीब थी, सो वो गर्दन मोड़कर बैठी सब कुछ देख रही थी। जाओ मैकेनिक को बुलाकर लाओ या दूसरे जनरेटर का बंदोबस्त करो जल्दी। ताया फुरकान बरहमी से डांटते हुए अपने बेटे को दौड़ा रहे थे। कोई इधर उधर भागा तो कोई उधर। हर तरफ एक शर्मिंदगी और बेजारी फैल गई। वो एक कोनी मेज पर टिकाए थोड़ी तले हथेली पर रखे गर्दन तिरछी करके बरामदे को देखते गई, जहां मध्यम सी रोशनी में रखा जनरेटर दिखाई दे रहा था। करीब ही ताया फुरकान और सलमान साहब खड़े कदरे मुतासिर से आपस में कुछ कह रहे थे। दफ्तन वो जरा चौंकी। इसने जहान को बरामदे के सीने चढ़ते हुए देखा। ताया फुरकान और अब्बा ने इसे नहीं देखा था, वो आपस में मसरूफ थे। वो खामोशी से आसीने मजीद पीछे मोड़ते हुए आगे बढ़ा और जनरेटर के सामने एक पंजे और एक घुटने के बल बैठा। निचला लब दांतों से दबाए वो अब गर्दन झुकाए जायजा लेने लगा था। फिर सर उठाया और मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा। करीब से अफरा तफरी के आलम में सना अंदर जाती दिखाई दी। इसने सना को आवाज दी। वो ठटक कर रुकी। इसने कुछ कहा तो सना ने अचंभे से इस बात में सर हिलाया और अंदर चली गई। चंद लम्हों बाद इसकी वापसी हुई तो छुरी, पेचकस और ऐसी चंद चीजें इसके हाथ में थी, जहां के साथ वो सब रखकर वो खुद भी वहीं खड़ी हो गई। वो जनरेटर का कवर उतार रहा था। तभी ताया फुरकान की निगाह इस पे पड़ी तो वो चौंके। वो बगैर अपने कुर्ते की परवाह किए जमीन पर बैठा जनरेटर में हाथ डालकर कुछ देख रहा था। ताया फुरकान की निगाहों के ताक़ुब में सुलेमान साहब ने भी इसकी तरफ देखा। फ्यूल वालों में कुछ फंस गया है। फ्यूल वॉल में कुछ फंस गया है, अभी साफ हो जाएगा। इसकी आवाज मध्यम से हया तक पहुंची थी। सना बहुत हैरत बहुत मुतासिर से इसके साथ खड़ी इसको काम करते हुए देख रही थी, जो बिल्कुल किसी माहिर मैकेनिक के अंदाज में बहुत महारत से तारें इधर उधर कर रहा था। चूंकि हर सू अंधेरा था और रोशनी से बरामदे में थी, सो बरामदे का मंजर सारे मंजर पे छाने लगा। लड़कियां और रिश्तेदार खवातीन मुड़ मुड़कर इसको देख रही थी। माहौल पे छाई बेचैनी जरा कम हुई। इसने कवर वापस डाला। उसके हाथों पे कालक लग गई थी। फिर इसने जीन्स का लेवर खींचा, जनरेटर का लेवर खींचा और पीछे को हटा तो साथ ही एक झमाके से सारी बत्तियां रोशन हो गईं। इतनी तेज रोशनी से हया की आंखें लम्हे भर को चुन गईं। इसने बेख्तियार इन्हें मैच करके धीरे धीरे खोला, नीच करके
सना खुशी और तशक्कुर से कुछ कहते हुए चीजें उठा रही थी। वो हाथ झाड़ते हुए उठ रहा था। सना ने इसके हाथों की तरफ इशारा करके कुछ कहा तो वो इसी संजीदगी से सर हिलाकर अंदर चला गया। सना भागकर इसके पीछे गई। सुलेमान साहब जो कदरे दम बखुद से देख रहे थे जरा संभल कर वापस मुड़ गए। वो मुतासिर हुए थे और इस तासुर को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हया मुस्कुराहट दबाए वापस सीधी होकर बैठ गई। जिस शख्स ने अंधेरों में रोशनियां बिखेरी थी उससे सभी मुतासिर थे। अलबत्ता वो जानती थी कि अब्बा ने कभी ये तवक्का नहीं की होगी कि जहां यूं जमीन पर बैठकर जनरेटर खोलने लग जाएगा। इसके दिल में एक बेपाया सा फख्र जागा, इसकी और यकीनन सना की जो खुद साख्ता सी खफगी अब कहीं नहीं थी। मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट और इनके जाने के बाद लोगों के लिए खाने का इंतजाम। जब मेहमान चले गए और सिर्फ वही अपने लोग रह गए तो लॉन में खवातीन का खाना लगा दिया गया जबकि मर्दों का इंतजाम अंदर था। मर्द हजरात और लड़के वगैरह उठकर अंदर चले गए थे। लॉन अब खाली खाली सा हो गया था। वो पांचों कजन इस वक्त स्टेज पर झूले और साथ रखी कुर्सियों पर आ बैठी थी। महविश थोड़ी देर बैठी, फिर अब मैं आराम करूंगी कहकर नजाकत से अपना फ्रॉक संभाले उठकर अंदर चली गई। जहां भाई तो बड़े कमाल के हैं। सना अपने हील्स उतारकर दुखते पैरों को हाथ से सहला रही थी। मैंने तो इनसे कह भी दिया कि जहां भाई मैंने तो आपको पास कर दिया। पहले तो हैरान हुए फिर हंस पड़े। सच है आप ही, आपके फ्रांसी बहुत स्मार्ट हैं। अच्छा, वो फीका सा मुस्कुरा दी। इन फ्रांसी साहब को तो शायद खुद भी अपनी मंगनी का इल्म नहीं था। सलूक देखा है इनका हया के साथ। इरम जो कदरे बेजार सी बैठी थी तनक कर बोली, और जब फरूक भाई मैकेनिक को ला ही रहे थे तो क्या जरूरत थी बड़े मजमे में इलेक्ट्रिशियन बनने की। लोग भी क्या सोचते होंगे, तुर्की से यही सीख कर आया है। सना के तो तलवों पे लगी, सर पे बिछी। इरम आप ही बात सुने, समी भाई को इलेक्ट्रिशियन लाने में पौन घंटा तो लग ही जाता, जबकि जहान भाई ने 6-7 मिनट में सारा मसला हल कर दिया। और इमेज की क्या बात है, लोग तो इम्प्रेस ही हुए हैं। हाँ, बहुत इम्प्रेस हुए होंगे। हमारा टर्किश कजन बावर्ची होने के साथ साथ मैकेनिक भी है। इरम बड़े तमस्कुर से हंसकर उठ गई। सना ने गुस्से भरे निगाहों से गर्दन मोड़कर से जाते देखा। इरम आप ही भी ना हर वक्त मिर्चें ही चबाती रहती हैं। अच्छा जाने दो, इसकी तो आदत है। तुम मुझे आज की पिक्चर्स दिखाओ, इसके बाद खाना खाएंगे। इसने कहा तो सना सर हिलाती उठ खड़ी हुई। वो दोनों साथ साथ चलती अंदर आई थी। लॉन्च में सारे मर्द हजरात बैठे थे, जहां भी उधर ही था। एक सिंगल सोफे पे बैठा वो गौर से दावर भाई की बातें सुन रहा था और वो अपने मखसूस अंदाज में बावाज़े बुलंद कुछ कह रहे थे। वो दोनों तेज तेज चलती लॉन्च के सिरे पे बने दरवाजे तक आई। वो बाहर खड़ी रह गई जबकि सना ने धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांका। वो महविश का कमरा था जिसके अंदर सना का कैमरा रखा था। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में बेड पे लेटी आंखों पे बाजू रखे महविश नजर आ रही थी। सना दबे कदमों में अंदर गई और ड्रेसिंग टेबल से कैमरा उठा लाई। आहट पे महविश ने बाजू हटाया। क्या है सना, सोने दो ना मुझे, वो तनक कर बोली। सॉरी आप ही, बस जा रही हूँ। सना कैमरा उठाकर जल्दी से बाहर आई और दरवाजा बंद किया। एक तो महविश आप ही भी ना, वो जरा खफगी से कहती इसके साथ किचन की जानिब बढ़ गई। एक दफा फिर लॉन से गुजरकर वो दोनों किचन में आई थी। हया जानती थी कि वो बिना मेकअप के भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि इसके बहुत से कजन्स ने निगाहों का जाविया मोड़कर इसे देखा जरूर होगा। अलबत्ता वो जिसके देखने से फर्क पड़ता था वैसे भी दावर भाई की जानिब मुतवज्जा था। वो दोनों अब किचन में काउंटर के साथ टेक लगाए खड़ी सना के हाथ में पकड़े कैमरे की चमकती स्क्रीन पर गुजरती तस्वीर देख रही थी, जिन्हें सना अंगूठे से बटन दबाती आगे करती जा रही थी। तभी धार से दरवाजा खुलकर बंद होने की आवाज आई। इन दोनों ने चौंक कर सर उठाया। दावर भाई, ये क्या तमाशा है? वो जब्त होकर चिल्लाने वाली महविश थी। लम्हे भर को तो वो दोनों साकित रह गई, फिर एकदम से दौड़कर चौखट तक आई। लॉन्च में जैसे सबको सांप सूंघ गया। सब शजदर से महविश को देख रहे थे जो अपने कमरे के दरवाजे के आगे खड़ी कमर पर हाथ रखे चिल्ला रही थी। ये कौन सी जगह है तकरीरें करने की? किसी को मेरा एहसास ही नहीं है कि मैंने आराम भी करना है। कल सारा दिन मेरा पॉलर में गुजरेगा, मगर आप तो मेरे सर पे चीख रहे हैं। आपको आहिस्ता बोलना नहीं आता? हद हो गई। वो पैर पटक कर वापस मुड़ी और अपने पीछे इसी धार से दरवाजा बंद किया। लॉन्च में एकदम मौत का सन्नाटा छाया था। सबको एकदम झटका सा लगा था कि बयान से बाहर। फिर एकदम से जहान उठा। दावर, फरूक मुझे घर ड्रॉप कर दो,
कि मैं तुम में से किसी की कार ले जाऊं? वो तने हुए नकूश के साथ बहुत कतईयत से पूछ रहा था। इसके सवाल पर सुलेमान साहब, तैयब फुरकान और इसके तीनों बेटे एक झटके से उठे। वो जवाब सुनने के लिए नहीं रुका, तेजी से बैरून दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो सब इसकी मैयत में बाहर निकल गए। जरा परेशान से जाहिर चचा और रजा भी इनके पीछे लपके। महवी शाफी, आई कांट बिलीव दिस। सना ने बेहद तहरीर से नफी में सर हिलाया। इसकी आंखें डुबडुबा गई थी। हया ने अफसोस से इसे देखा और फिर खाली पड़े लॉन्च को। अब्बा लोग बहुत गुस्से में गए हैं, मुझे लगता है वो अब भी हमें चलने का कहेंगे। उसी पल इसका फोन बजने लगा। इसने मोबाइल सामने किया। अब्बा कॉलिंग। बाहर पहुंचने का बुलावा आ गया था। सॉरी सना, उसने बेबसी से सामने झुकाया, फिर इसका कंधा थपथपाया। कल शादी के फंक्शन तक सबका गुस्सा उतर चुका होगा, फिक्र न करना। अच्छा कहकर वो तेजी से बाहर चली गई। नेक्स्ट पार्ट।